हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रैक द एग्जाम। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो आज हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग अजम्पशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारे पास आता है वो है बिजनेस इंटेंटिटी कंसेप्ट, या बिजनेस इंटेंटिटी प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब समझते हैं। ये कहता है कि बिजनेस एंड ऑनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटीज। इसका ये मतलब है कि जो बिजनेस है और ऑनर वो दोनों अलग है। बिजनेस इंटेंटिटी का क्या मतलब है, ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग। आप ऑनर को अलग मानो और बिजनेस को क्या मानो, अलग। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो कहता है कि ऑनर और बिजनेस अलग है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ लो। उसमें क्या लिखा है कि हम बिजनेस इंटेंटिटी कंसेप्ट में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। किसकी रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ बिजनेस की। ऑनर पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि ऑनर का हम जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, जिसको क्या कहते हो, ड्राइंग, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। और जो ऑनर है वो क्या माना जाता है, इसी के इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यू आता है कि ऑनर जो है उसको क्या माना जाता है, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस जो है उसने उधार पे पैसे लिए किससे, ऑनर से, और जिससे हम उधार पे पैसे लेते हैं वो क्या होता है, क्रेडिटर। तो ऑनर और बिजनेस अलग है, तो इसीलिए ऑनर को क्या माना जाता है, ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था। क्या माना जाता है इसको, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो एमसीक्यू ऐसे आता है कि honor is treated as creditor of the business which according to the following principle, कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑनर को ट्रीट किया जाता है, क्रेडिटर। दे दिया होगा बिजनेस एंटिटी, मनी, ड्यूल कंसेप्ट, ऐसे। तो आपको देखना है कि किसके अकॉर्डिंग। तो आपने ये पढ़ा होगा तभी आप कर पाओगे। तो अभी आपने पढ़ा कि ऑनर को क्रेडिटर इसलिए माना जाता है क्योंकि बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट से ये कहता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। अब एग्जाम्पल्स हैं इसकी कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आती है, ऑनर इन्वेस्ट 1 लाख रिकॉर्डेड एज कैपिटल। देखो, अब वो कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी ना, क्योंकि बिजनेस ने उसको क्या है, पे करना है वापिस। तो वो बिजनेस के लिए क्या है, हम ना कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो याद रखो बिजनेस पॉइंट ऑफ द व्यू पढ़ना है। तो बिजनेस ने पैसे लिए ऑनर से, ऑनर ने कितना लगाया, 1 लाख। तो बिजनेस के लिए वो क्या है, कैपिटल। जो स्टार्टिंग में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। और मैंने पढ़ाया था कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। कौन सी, इंटरनल। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है कि अगर ऑनर वही चीज लिखा है, ऑनर विड्रॉ कैश कर रहा है पर्सनल ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको कौन से अकाउंट में लिखा जाता है, ड्राइंग, रिकॉर्डेड एज ड्राइंग। थर्ड क्या एग्जांपल है, अगर ऑनर ने हाउस रेंट दिया उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। क्यों, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ये बिजनेस का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो चीज बिजनेस की है वो ही रिकॉर्ड करना। तो ऑनर ने अपने घर का खर्चा दिया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जो पढ़ा आपने, कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड ऑनर। ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, इसने किसको पे करना है, ऑनर को। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पहला हमने ये पढ़ा कि बिजनेस इंटेंटिटी ये बोलता है ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग। ऑनर अलग है और बिजनेस क्या अलग, दोनों सेपरेट हैं। इनको एक साथ नहीं पढ़ना। ठीक है, और इसी की वजह से जो ऑनर पैसे इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग में, जिसको कहते हैं कैपिटल, वो क्या है, लाइबिलिटी हो जाएगी बिजनेस के लिए। और ऑनर को क्या माना जाता है, क्रेडिटर। ये याद रखना। और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस। अगर ऑनर ने घर का रेंट दिया तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। बिजनेस इंटेंटिटी क्या कहता है, बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग है। और हमने कौन से व्यू पॉइंट से चलना है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के। किसके, बिजनेस। सेकेंड प्रिंसिपल हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या कहता है, मनी। पहले हिंदी में समझना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट नाम से ही पता चल रहा है, ये कहता है कि हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में हो, सिर्फ पैसों वाली।
और नॉन मॉनिटरी हम नहीं करेंगे, जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है उसी को रिकॉर्ड करोगे और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे। वही लिखा है, ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। पॉइंट्स क्या है, जो नॉन मॉनिटरी फैक्ट्स है उसको इग्नोर कर दिया, जो पैसों में नहीं है उनको इग्नोर कर दिया। इससे क्या होता है, अगर हम सिर्फ मनी वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ये अकाउंट्स में क्या मेंटेन करती है, यूनिफॉर्मिटी। और क्या करती है, ये रिकॉर्ड करती है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स ओनली, मतलब पैसों वाला। और क्या रिकॉर्ड नहीं करते मनी, ये एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट, ऐसा कुछ होगा तो आप समझ आना। कहता है कि हम सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं ना यार इस कंपनी के एम्प्लॉय बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अच्छी मतलब उनके स्किल्स अच्छे हैं, वो ऑनेस्ट है कंपनी की तरफ, ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि ये फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है, मॉनिटरी टर्म्स में नहीं है। तो ये कौन सा कंसेप्ट बताता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। स्किल ऑफ मैनेजर नहीं रिकॉर्ड किया जाता, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज ये भी रिकॉर्ड नहीं की जाती, और ब्रांड रेपुटेशन। अगर आपने परचेज की है किसी ब्रांड की, जैसे आपने बिस्लरी की बोतल का ब्रांड खरीदा, अगर परचेज किया है तो मनी है क्योंकि पैसे दिए। अगर नहीं परचेज किया तो आप ब्रांड की रेपुटेशन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछे क्वालिटी ऑफ स्टाफ, स्किल्स, जो भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो कौन सा प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और क्या एग्जांपल है, मनी देखो, गुड्स खरीदे पैसों में खरीदे, बेचे तो भी पैसा है, किसी को सैलरी पे की उसमें भी क्या आ रहा है, पैसा। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये भी आपने क्या देना, पैसे मतलब देने हैं, तो है क्या, ये सब कुछ पैसों में है। तो ये सब जहां पे भी मनी की बात हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो कहां पे आती है, मनी मेजरमेंट में। और स्किल, क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन ये क्यों नहीं रिकॉर्ड की जाती, क्योंकि मनी मेजरमेंट कहता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ वो ही रिकॉर्ड करना है जो मनी की फॉर्म में, ठीक है। समझ आ गया, इजी था। अब थर्ड प्रिंसिपल हमारा जो है वो है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कौन सा, अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड में स्टार्ट में ही बताया था, और इवन सबको पता है जो कैलेंडर ईयर होता है वो होता है 1 जन से 31 दिसंबर। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कहाँ से होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो इसका यही मतलब है, कहता है जो बिजनेस है उसकी लाइफ को डिवाइड कर दो स्मॉल स्मॉल पीरियड्स में, एक फिक्स पीरियड में, जो जनरली हमारे 1 साल का होता है। कितना होता है, 1 ईयर। तो वही चीज बोली हुई है कि बिजनेस लाइफ को डिवाइड कर दो इनटू फिक्स पीरियड। यूजली कितना साल का, 1 साल का। और इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक, मतलब पीरियड्स की बात कर रहे हैं ना, 1 साल 2 साल जो भी है, तो उसको क्या कहोगे, पीरियोडिक कंसेप्ट। इससे क्या होगा कि आपको टैक्स कैलकुलेशन में भी हेल्प हो जाएगी। और जो आपने लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसमें भी क्या करेगा ये, हेल्प। क्योंकि 1 साल में एंडिंग में बनती है वो सब कुछ, तो उसमें भी क्या करेगा, हेल्प। तो एग्जाम्पल क्या है, वही फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो वही एंड ऑफ द पीरियड मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाने में हेल्प करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ भी नहीं, सिंपल सा है कि हम जो भी हम बिजनेस लाइफ है उसको एक फिक्स टाइम के पीरियड के लिए डिवाइड करते हैं, जैसे 1 साल, ठीक है। और अगर फोर्थ हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर मतलब से ही समझ रहा है, फुल मतलब सारी, ऑल इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज। कहता है जो भी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या कर दो, डिस्क्लोज। क्या कर देना उसको, डिस्क्लोज। क्या पढ़ा, ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर दो। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, देखो, कहता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो तो ये किस पे बेस्ड है, ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है यूजर को, क्योंकि आप पूरी जो भी इंपॉर्टेंट आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपने दे दी, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मस्ट नॉट बी हिडन, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप छोड़ नहीं सकते। और यह क्या है कि अगर जो भी आपने कहा कि सारे आइटम को डिस्क्लोज करना रेलिवेंट, तो इसको डिस्क्लोज किया जाता है फुट नोट पे। कहाँ पे, फुट नोट पे। तो ये किस पे बेस्ड है, ट्रांसपेरेंट, मतलब जो भी आप बना रहे हो वो सही होना चाहिए और यूजर को पूरी इंफॉर्मेशन दो, कोई गड़बड़ नहीं। जैसे आपको पता है ना अकाउंटिंग में हेरफेर हो जाती है, तो ये उसके लिए हेल्प करता है। फुल डिस्क्लोजर याद रखना, फुल डिस्क्लोजर मतलब ऑल इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट, उसको छुपाना नहीं है, उसको क्या करो, शो करो, डिस्क्लोज करो। और ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन है, और पूरी जो आपके यूजर है कंपनी के, उसको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो। और अगर लिखना है तो फुट नोट पे लिखो। जैसे एग्जांपल मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, जिसको हम
बैलेंस शीट पे शो नहीं करते, लेकिन उसके कहाँ शो करते हैं, फुट नोट पे, याद है ना। और सेकंड, अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो आपको ये भी यूजर को बताना पड़ेगा। अगर कोई पेंडिंग लीगल केस चल रहा है तो आपके ये यूजर है जो आप पे कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जो कोई भी बंदे हैं, उनको आप ये सब कुछ बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ये डिस्क्लोज करनी है। समझ आ गई। अब अगला प्रिंसिपल हमारा आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये भी उससे मिलता जुलता है, तो मैक्सिमम बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, वो कहता है कि हमने सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शो करनी है, लेकिन जो मटेरियलिटी बोलता है कि हमारी जजमेंट पे बेस्ड है, वो ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है। और ये किस पे बेस्ड है, हमारी जजमेंट। हमें डिसाइड करना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो भी है आप वो डिस्क्लोज करो। तो ये कहता है कि ओनली सिग्निफिकेंट आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली। जो सिग्निफिकेंट आइटम है उसको डिस्क्लोज कर दो। कौन सी, सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट, जो इरिलेवेंट, मतलब ऐसा होता है ना कोई यूज करने वाली नहीं है, जो ऐसे लग रहा है आपको छोटी मोटी चीजें है। जैसे अंबानी, अगर अंबानी की पॉकेट से ना 100 रुपए गिर जाए, वो यूजफुल है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है ना, उसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर दो। तो वही चीज ये बोल रहा है, अगर सिग्निफिकेंट आइटम्स जो हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करो, बाकी को रिकॉर्ड नहीं करो। तो ये बेस्ड है हमारे जजमेंट पे, हमें बताना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, हमारी जजमेंट बताती है। ठीक है। सेकंड, ये हमारा टाइम और हमारी कॉस्ट को क्या करता है, सेव करता है। और थर्ड हमारा कहता है कि जो स्मॉल आइटम्स है, जैसे छोटी छोटी, हमने ये लिया पेन ले लिया ऑफिस के लिए, उसके लिए हम शीट्स ला रहे हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, तो आप उसको एक साथ ही लिख दो, ये नहीं कि अलग अलग लिखो। एग्जाम्पल बताइए मैंने, देखना, कैलकुलेटर परचेज, 800 रुपए का आपने कैलकुलेटर खरीदा, तो आप उसको एसेट्स नहीं मान सकते, वो आपके लिए क्या है, खर्चा, तो आप उसको एक्सपेंस में डाल दो। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर आपने मशीन खरीदी है 5 लाख की, तो उसको एक सेपरेटली, मशीन आपके लिए क्या एसेट, तो उसको सेपरेटली शो कर दो एज एसेट। स्टेशनरी वर्थ, उसकी आपने जो स्टेशनरी छोटा सा सामान खरीदा उसकी कीमत है 200 रुपया, तो आप उसको क्या करो कि उसको ग्रुप कर दो, किसके अंदर, ऑफिस एक्सपेंस, ये नहीं उसका अलग से अकाउंट बनाओ। जो बड़ी आइटम है उनके लिए अलग बना लो, जैसे 5 लाख की मशीन खरीदी, लेकिन छोटे छोटे खर्चे 100-200 का, तो उसको सारे को इकट्ठा कर लो। और एरर ऑफ RS 100 रुपीज इन लार्ज कंपनी, आप देखो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने अंबानी की बात की, तो 100 रुपए का अगर उसको कोई एरर आ रहा है तो उसको क्या करो, इग्नोर कर दो, क्योंकि सिर्फ हमने सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके लिए 100 रुपीज सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ आ गई। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं फुल डिस्क्लोजर और सिग्निफिकेंट। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है, और मटेरियलिटी बताता है कि डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये हमें बताता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी जजमेंट बताती है। तो समझ आया दोनों का फर्क। वो बेस्ड था ट्रांसपेरेंसी पे, मतलब कि हमने सारा बताना है, किसी के जो हमारे पे केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हमें बताना है। और मटेरियलिटी बताता है हमारी जजमेंट पे, हमें बताना चाहिए कि 100 रुपये अंबानी के लिए फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है। तो हमारे 5 प्रिंसिपल हो गए। तो प्रिंसिपल नंबर 6 हमारा आता है ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूल। ड्यूल का मतलब भी क्या होता है, दो। ठीक है। तो वही बोल रहा है हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट होता है, दूसरा डेबिट होता है। तो यही ड्यूल का मतलब है, हर ट्रांजेक्शन हैज टू, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, जो अकाउंटिंग का फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कहता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, को रट्टा मारो चाहे जो मर्जी कब मारो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एसेट्स किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। एग्जाम्पल वही है, देखो जैसे हमने गुड्स खरीदे कैश पे, गुड्स आए, गुड्स क्या हो गए, इंक्रीज, दो एक्सपेक्ट है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, गुड्स आ गए। लेकिन आपने खरीदे किस पे, कैश पे, तो कैश क्या हो गया आपका, कम। और मैंने आपको रूल सिखाया था, अगर 5 वाला याद है, वो एक एसेट्स एक्सपेंस वाला याद है, एसेट एक्सपेंस ऑफ लॉसेस, अगर वो इंक्रीज करते हैं तो डेबिट करो, अगर वो डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट करो। तो आप देखो गुड्स परचेज के, जब भी गुड्स आता है वर्ड, तो उसके जो पीछे या परचेज होगा या सेल होगा, या आपने बेचे या खरीदे, तो आप वो वर्ड यूज करोगे। अगर गुड्स नहीं होता, फर्नीचर होता, तो आप फर्नीचर अकाउंट लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्या है, गुड्स, तो पीछे क्या लिखो, परचेज। आप देखो गुड्स इंक्रीज, जो इंक्रीज होता है ये एसेट्स हैं, गुड्स क्या है आपके, एसेट्स खरीदे ना, तो कैश भी क्या है, एसेट्स, दोनों आपके पास एसेट्स हैं। तो अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करना है, अगर एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करना है। वही तो गुड्स के पीछे क्या लगा है, परचेज, और परचेज का हमेशा डेबिट अकाउंट आता है, कौन सा आता है, डेबिट। तो वही परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो गया,
आगे एंट्री सिखाऊंगी, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड एग्जाम्पल यही लिखिए, आपने किसी को सैलरी दे दी 10,000 रुपया, तो आपके पैसे क्या चले गए? चले कम हो गए, लेकिन वो आपके लिए खर्चा था, खर्चा आपका क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि आपने उसको सैलरी दी। तो दोनों हमारे पास क्या है, याद है ना वो रूल, कैश एसेट्स एक्सपेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो डेबिट करो। अब इंक्रीज क्या कर रहा है? एक्सपेंस। क्या एक्सपेंस है आपका? सैलरी, तो क्या कर दिया? डेबिट। लेकिन जो डिक्रीज हो रहा है अगर एसेट, तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। इंट्रीज में आपको वहां सिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो ड्यूल एक्सपेक्ट ये कहता है हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। अगले प्रिंसिपल पे चलते हैं। अगला प्रिंसिपल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहते हैं इसको। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ। क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ। क्यों सेफ है? ये कहता है कि जो भी लॉसेस है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो आप उसको उसके लिए प्रोविजन बना दो। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसके लिए जरूरी नहीं, डोंट। लेकिन अगर लॉसेस है उसके लिए बना लो। और आपने लॉसेस के लिए पहले प्रोविजन बना लिए, तो आप क्या होगे? सेफ। तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। समझ आ गया? क्या बोलता है पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ? कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। जो भी लॉसेस अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में होने वाले हैं, तो उसके लिए प्रोविजन बना लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं, तो डू नॉट एंटिसिपेट, सिर्फ लॉसेस के लिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वो ही डाउटफुल डेट्स। आपको पता है कि वो पैसा, डेट्स क्या होता है? कर्जा जो आपको पता है कि चला गया, अब नहीं आने वाला, डाउटफुल है आएगा भी या नहीं आएगा। सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो। याद रखना, ये वाली एग्जांपल पूछी जाती है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट करना है, तो आप उस पे करोगे जो एक मार्केट प्राइस होती है और एक क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। तो आपने कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क क्या है? जैसे आपने ना कोई चीज ले ली 10 रुपए की थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है? 20। तो आपने देखना है, कभी कभी वो 5 रुपए की भी हो जाती है, सस्ती हो जाती है। तो आप देखोगे दोनों में से जिसका प्राइस कम है, तो उस पर रिकॉर्ड करोगे क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका स्टॉक है। जो वैल्यू कम है उस पर रिकॉर्ड करोगे। तो ये कौन सा कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। अब सेम वही बैड डेट्स जो आपको लग रहा है आने नहीं, डाउटफुल डेट, उनके लिए क्या बना लो? प्रोविजन, मतलब राइटिंग कर लो उनका। तो पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ ये कहता है जो भी फ्यूचर में एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उसके लिए प्रोविजन बना लो, और जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसके लिए नहीं बनाओ, ठीक है। तो वही एग्जांपल है कि डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना लो, और क्लोजिंग स्टॉक को जो आप क्या करते हो? वैल्यू करते हो, दोनों में से जो कम है उस पे करो। तो वो देख लो, ये चीजें इसी के लिए क्या बनाना है हमने? प्रोविजन, ठीक है। अगला प्रिंसिपल वही आ गया हमारा कॉस्ट कंसेप्ट, जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने अभी बताया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है। हिस्टोरिकल मतलब जो चीज आपने खरीदी है ना, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो वही कह रहा है इसमें कि एसेट्स को रिकॉर्ड करो जो आपने परचेज प्राइस है, जब आपने खरीदी ना उसी पे रिकॉर्ड करो, चाहे आज उसका कोई भी प्राइस हो, उससे आपको लेना देना नहीं। तो ये क्या करता है? मार्केट वैल्यू को क्या कर रहा है? इग्नोर। कॉस्ट रिमेन सेम इन बुक। जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी? सेम, बार बार चेंज नहीं। ये देखो, अगर आज निकाला, आज आपने 5 लाख की खरीदी, 10 दिन के बाद या वो 2 लाख या 10 लाख की होगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। तो आपका अकाउंट्स क्या हो जाएगा? खराब। तो इसीलिए कॉस्ट को हमेशा क्या रखना है? सेम। और ये डेप्रिसिएशन के लिए क्या है? बेस। डेप्रिसिएशन पता है ना, वेयर एंड टेयर। जैसे उसकी आप मशीन ही खरीदो 5 लाख की, तो साल में आपने उसको कितना यूज किया, उसकी वैल्यू में कितनी गिरावट आ गई, उसको क्या कर लो? उसमें से माइनस, ठीक है। तो बेसिस फॉर डेप्रिसिएशन कौन सा कंसेप्ट है? कॉस्ट कंसेप्ट। तो एग्जाम्पल क्या है कॉस्ट कंसेप्ट की? वही लिखा है, देखो अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पक्का डालना। लैंड परचेज 2 लाख की, RS 2 लाख, रिकॉर्डेड एट 2 लाख इवन इफ मार्केट वैल्यू इंक्रीज। और आज के डेट में आपको पता है कि वैल्यू तो काफी बढ़ रही है। अगर आपने 2 लाख की खरीदी है, चाहे वो 5 लाख हो, 6 लाख हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जितने की खरीदी आपने उतने ही रिकॉर्ड करने हैं। आपने क्या किया? बिल्डिंग को परचेज किया, कितने का? 10 लाख का, लेकिन आज उसकी वैल्यू क्या है? 12 लाख। कितनी है? 12 लाख। लेकिन आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे शो करना है? 10 लाख। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है, कोई भी चीज खरीदी, सपोज कर लो मशीनरी खरीदी, तो आपने 10 लाख की खरीदी है, तो 10 लाख ही शो करोगे, ना कि 12 लाख। अगर उसमें से कोई डेप्रिसिएशन है, मतलब जैसे कोई मशीन की वैल्यू में कमी आ रही है कि बार बार यूज करने से, तो उसको एप्लीकेबल कर लो, उसका जो भी है कितने परसेंट उसको माइनस कर लो। तो ये तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है? डेप्रिसिएशन का
बेस है। तो और क्या बोल रहे हैं कि जो आपने खरीदी है उसी को रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू को क्या करो, इग्नोर। ठीक है। तो अगला हमारा प्रिंसिपल आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल हमारा बेस्ड है एक्रूअल कंसेप्ट पे। किस पे? एक्रूअल। एक्रूअल पढ़ा था ना कि जब का खर्चा है, मतलब जिस साल का खर्चा है उसी में लिखो, चाहे आपको वो पैसे मिले या नहीं मिले। तो वही ये चीज बता रहा है कि रेवेन्यू मतलब इनकम। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो व्हेन अर्न, नॉट वन कैश रिसीव्ड, कि आपको रेवेन्यू उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेना है जब आपने अर्न कर लिया है, चाहे आपको पैसा मिले चाहे नहीं मिले। मतलब इनकम आप तभी रिकॉर्ड कर लो जब आपने अर्न कर लिए, उसके पैसे मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको मैंने एक बताया था, आप ट्यूशन टीचर हो, मैंने आगे लिखा है आप ना 31 मार्च तक उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो आपको पता 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा। अकाउंट के हिसाब से बता रही हूँ। तो आपको वो अप्रैल में फीस दे रहा है, कि अब दे रहा है अप्रैल में दे रहा है, तो आपको अप्रैल में नहीं वो रिकॉर्ड करना, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर तो क्या हो गया, चेंज। तो आपको वो किसी में करना है, पिछले में, क्योंकि वो तो आपने अर्न कर लिया, आपने उसको सर्विस दे दी ना, पढ़ा दिया। अगर आपने पढ़ा दिया तो आपके लिए क्या है, व्हेन अर्न। याद रखना, अगर आपने उसको अर्न कर दिया है, मतलब दे दिया है, तो आप उसको क्या करो, चाहे आपको पैसा मिला या ना मिला, तो आपने उसको 31 मार्च में ही एड ऑन करना है, ना कि अगले साल। ठीक है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस पे बेस्ड है, एक्रूअल बेसिस पे। राइट टू रिसीव मनी मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछना। गुड सोल्ड टू राम RS 20,000 एंड क्रेडिट। अब देखो, आपने गुड्स बेच दिए, कितने के बेचे, 20,000 के क्रेडिट पे बेच दिए। आपके लिए इनकम है ना, पैसा आएगा, चाहे जब मर्जी आए। तो आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो एट द टाइम ऑफ द सेल, इवन इफ कैश इज नॉट रिसीव्ड। आपको अभी पैसा नहीं मिला, लेकिन आपने तो बेच दिए, आपने तो अर्न कर लिए ना वो, चाहे वो 1 महीने के बाद दे चाहे 2 महीने के बाद दे पैसा, लेकिन आपको उसी टाइम रिकॉर्ड करने। समझ आ गई ये बात? ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल कहता है। वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई, ट्यूशन टीचर टीचेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च बट रिसीव पेमेंट इन अप्रैल। मार्च में ट्यूशन पढ़ा रहा है लेकिन उसको अप्रैल में मिली, तो आप इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे, मार्च, क्योंकि आपने सर्विस तो उसको तब दी, अर्न कर ली। समझ आया? तीसरा, हमें रिसीव्ड हुआ 10,000 एडवांस कस्टमर से। आपको ना 31 मार्च को ना आपने क्या कर दिया, एडवांस में कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए 10,000 पे। ठीक है। तो आप उसको रेवेन्यू को कंसीडर नहीं करोगे, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता, क्योंकि आपने उसको गुड्स तो डिलीवर नहीं किए। तो जो चीज मैंने आपको बताया अर्न ही नहीं किया आपने, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तभी मैंने वर्ड बोला था अर्न इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को सर्विस दे दोगे या कोई चीज डिलीवर कर दोगे, तभी वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू। ऐसे वो आपके लिए रेवेन्यू नहीं है। तो उसको क्या रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी, क्योंकि अभी आपने उसको सर्विस देनी है, मतलब आपने उसको गुड्स डिलीवर करने। जब तक नहीं दोगे तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो आप रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब वो अर्न हो चुके हैं, चाहे आपको पैसा मिले चाहे ना मिले। फोर्थ एग्जाम्पल है, आपने एक मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले ली 1 साल के लिए, आपको कितने की, 12,000। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने उसको ट्रीट करना है तो आप क्या करोगे, एक एक महीने का आपने बनाना है। तो आप एक एक महीने का, देखो 12 मंथ हो गए 1 साल में, तो 1 साल के लिए अब 1 मंथ का बनाया तो 1,000 रुपया ट्रीटेड करोगे इनकम। क्या ट्रीट करोगे, 1,000 रुपया। तो मैं और जो बाकी बचा 11,000, उसको क्या करोगे, अनअर्न इनकम, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की है फॉर 1 ईयर RS। कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है आपको 1 साल के लिए, 12,000। तो वो आपके लिए क्या, इनकम। लेकिन आप एक एक मंथ के निकाल रहे हो, तो 1 मंथ की आपके क्या पास है, 1,000। तो जो बाकी बचे वो क्या होगी, 11,000 अनअर्न इनकम। मतलब अभी आपने अगले महीनों में वो कमानी है। जब आपने 1 महीने की कमा ली तो उसको अर्न बोलोगे, जो नहीं कमाई वो अनअर्न। ठीक है। अगली एग्जांपल है कमीशन RS 5,000 अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट। आपने कमीशन कमा ली, इस महीने में काम कर लिया, आपने उसको अर्न कर लिया। जो चीज अर्न कर लिया उसको रिकॉर्ड कर लो। जो अर्न है उसके लिए वर्ड याद रखो, रिकॉर्ड, क्योंकि रेवेन्यू कौन से कहता है, रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। तो हम इसको इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने अर्न कर लिया, चाहे पैसा मिला है चाहे ना मिला है। तो याद रखो, आपने एडवांस में अगर कोई पैसे लिए हैं लेकिन आपने उसको सामान नहीं दिया तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगला प्रिंसिपल हमारा आता है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाइएबल का बहुत आसान है,
आसानी सिंपल लैंग्वेज में आप कहता है हर चीज को ना आपको पता है कि कोई भी चीज है आज की डेट में आपको उसको क्या करना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन की आपके पास क्या होता है आज की डेट में एविडेंस, जैसे गूगल पे की ट्रांजेक्शन की तो आप स्क्रीनशॉट जो भी रखते हो, तो वैसे ही हर ट्रांजेक्शन को स्पॉट वेरीफाई मतलब आप वेरीफाई करते हो तो उसके लिए एक एविडेंस होना चाहिए कि ये की है। इससे क्या होता है जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऑडिटिंग में भी क्या रहती है, आसानी। तो जैसे एग्जांपल है ये हमने पढ़ना है सोर्स डॉक्यूमेंट में वाउचर, तो वैसे इनवॉइस है, कैश मेमो, पे इन स्लिप जो बैंक में जाते हो ना जो पैसे जमा कराने के लिए, उस पर लिखा होता है पे इन स्लिप। बैंक स्टेटमेंट वाउचर जो सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल बताती हूँ बिल, तो वो क्या है आपके लिए एविडेंस, वो आपको ट्रांजेक्शन बताता है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की है। ये आगे समझ आएगा आपको, ये मैंने कराना है टॉपिक, ठीक है। और लास्ट हमारे पास प्रिंसिपल आता है मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा मैचिंग, जो किस पे बेस्ड है, एक्रूअल। कौन से पे, एक्रूअल। वही जो भी पीछे पढ़ा कि एक्सपेंस तब भी रिकॉर्ड कर दो चाहे आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो कहता है कि एक्सपेंस मस्ट बी मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। क्या कह रहा है कि एक्सपेंस को मैच करना चाहिए रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रॉफिट है हमारे पास, आपको पता है कि जो आपकी इनकम है और माइनस एक्सपेंस करके तो आपका क्या निकलता है, प्रॉफिट। ये मैंने पहले भी बताया आपको फॉर्मूला। और ये किस पे बेस्ड है, एक्रूअल सिस्टम। सैलरी आप ना एग्जाम्पल समझना फिर आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या एग्जाम्पल है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी आपने उसको पे नहीं की। जो मार्च की सैलरी थी 10,000 रुपया, अभी क्या है अनपेड। Even if not paid, it is still recorded in current year because it relates to that period. एक्रुअल कहता है चाहे अपने पैसे दिए चाहे नहीं दिए, जिस साल का खर्चा उसी में। एक्सपेंस क्या है कि उसी साल का, क्योंकि रेवेन्यू मतलब उसने आपको सर्विस तो दे दी ना, आपके लिए वो इनकम है। तो आपने चाहे उसको पे किया चाहे नहीं किया, लेकिन जिस साल का खर्चा आपने उसको उसी में रिकॉर्ड करना है। समझ आ गया। सेकेंड हमारा आता है प्रीपेड रेंट। आपने रेंट उसको पहले ही पे कर दिया 24,000, कितने मंथ के लिए, 12। लेकिन जो आपका करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर है वो सिर्फ 6 महीने का है। मतलब आप लास्ट में आए तो मार्च में आपके 6 महीने होंगे, लेकिन अगले 6 महीने आ गए, मतलब वही अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे चलेगा। लेकिन आप 6 महीने, लेकिन आप 6 महीने को क्या करोगे, 24,000 तो 24,000 का 6 कितना हो गया, 12। तो आप सिर्फ एक्सपेंस कितना मानोगे, 12,000। कितना मानोगे, 12। जो बाकी बचा तो 12,000, क्योंकि 24 था, 12 तो आपके लिए खर्चा है, लेकिन जो 12 बचा वो आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको पता है प्रीपेड एक्सपेंस को क्या मानते हैं, एसिड। तो जो बाकी बचा 12,000 उसको क्या मान लो, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या मान लो, प्रीपेड। क्योंकि जो चीज आपने कहा, क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों क्या करने चाहिए, मैच। अगर आप ना उसको 24,000 ही लिख देते तो वो मैच नहीं करता, क्योंकि वो अगला 6 महीने का है। वो अगला कितने का है, 6 महीने का। तो ये मैच नहीं करता, तो इसीलिए कह रहा है कि जिस साल का खर्चा, एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों मैच करने चाहिए। तो 24,000 पे करती है, लेकिन उसमें कितने महीने आ रहे हैं, 6 महीने आ रहे हैं। तो 6 महीने मतलब 12,000। तो बाकी को क्या मान लो, प्रीपेड एक्सपेंस। तो हमारे प्रिंसिपल खत्म हुए, हमने 11 प्रिंसिपल पढ़े टोटल। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।